साथियों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि ईरान और अफ़गानिस्तान में मार्क्वेस वेलेस्ली ने क्या क्या चाल चली थी। आइए अब हम फिर लॉर्ड मिंटो के शासनकाल की ओर आते हैं, जो कि भारत में 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल रहा था, और जानते हैं कि ईरान और अफ़गानिस्तान के प्रति उसकी नीति क्या थी। मैप के ज़रिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको ये ठीक लगेगा। इतिहास के लिए मैप तो ज़रूरी है। साथियों, लॉर्ड मिंटो के समय में ब्रिटिश भारत के ऊपर काबुल के हमले का भय मार्क्वेस वेलेस्ली की चालों के कारण बिल्कुल जाता रहा था। ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान और ये भारत। किंतु फ्रांस के हमले का भय मार्क्वेस वेलेस्ली के समय से ज़्यादा था। आइए अब हम फ्रांस को भी मैप में देख लेते हैं कि फ्रांस कहाँ है। ये आप फ्रांस देख सकते हैं यहाँ। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस। और इंग्लैंड अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम। साथियों, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, इन तीनों शब्दों में अंतर है। किसी दूसरे दिन मैं आपको बताऊंगा कि इन शब्दों में क्या अंतर है। साथियों, संभावना उस समय यह थी कि फ्रांस और रूस मिलकर उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत पर हमला करेंगे। फ्रांस मैंने आपको ये दिखाया इस तरफ है और रूस ये है बहुत बड़ा। रशिया की राजधानी मॉस्को है। इससे पहले रूस और इंग्लिस्तान में परस्पर दोस्ती रह चुकी थी, किंतु सन 1807 में यूरोप के अंदर टिलसिट नामक स्थान पर रूस और फ्रांस के सम्राटों के बीच संधि हुई। कहा जाता है कि उस समय इन दोनों यूरोपियन सम्राटों ने मिलकर भारत पर हमला करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके को जीतकर आपस में बांटने का इरादा किया था। कुछ दिनों बाद फ्रांस की आंतरिक कठिनाइयों के कारण भारत के ऊपर फ्रांस के हमले का भय जाता रहा, किंतु रूस के हमले का भय इसके लगभग 100 साल बाद तक बना रहा। यद्यपि यह डर सदा केवल डर ही रहा, क्योंकि कभी कोई ऐसा हमला हुआ ही नहीं। फिर भी भारत के अंदर अंग्रेज़ों की शासन नीति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। साथियों, लॉर्ड मिंटो के समय में इंग्लिस्तान के मंत्रियों ने रूस और फ्रांस के इरादों को विफल करने के लिए सर एच जोन्स को इंग्लिस्तान का राजदूत नियुक्त करके ईरान भेजा था, और फिर लॉर्ड मिंटो ने सर जॉन मेल्कम को अपनी ओर से सर एच जोन्स की सहायता के लिए रवाना किया था। इस बीच ईरान और रूस में कुछ झगड़ा हो गया। ईरान ने अंग्रेज़ों के वादों के अनुसार अंग्रेज़ों से मदद चाही। अंग्रेज़ों ने मदद देने से इनकार कर दिया। विवश होकर ईरान ने अपने कुछ दूत फ्रांस भेजे। फ्रांस में इन दूतों का खूब स्वागत हुआ और ईरान व फ्रांस के बीच संधि तय करने के लिए फ्रांस के कुछ दूत ईरान आए। ठीक उसी समय अंग्रेज़ों की ओर से एच जोन्स और मेल्कम भी ईरान पहुँचे। मेल्कम ने इस बार ईरान दरबार के साथ बड़ी धृष्टता का व्यवहार किया। उसने अपनी बातचीत शुरू करने के लिए सबसे पहली शर्त यह रखी कि फ्रांस के राजदूत और उनके साथी ईरान से बाहर निकाल दिए जाएं। ईरान के बादशाह को यह बहुत बुरा लगा। मेल्कम की डांट नहीं चल सकी और उसे भारत असफल लौट आना पड़ा। किंतु एच जोन्स ने वहां रहकर जिस तरह हो सका स्थिति को संभाला और कम से कम कहने के लिए ईरान और इंग्लिस्तान के बीच एक संधि कर ली। यह संधि भारतीय ब्रिटिश सरकार के लिए अधिक मानसूचक नहीं रही। संधि की एक शर्त यह थी कि यदि ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच युद्ध हो तो अंग्रेज़ उसमें किसी तरह का दखल न दें और ईस्ट इंडिया कंपनी या भारतीय ब्रिटिश सरकार ईरान के किसी मामले में किसी तरह की दखल न दे। लॉर्ड मिंटो ने भारतीय ब्रिटिश सरकार के मान को फिर से कायम करने के लिए दोबारा मेल्कम को ईरान भेजा। मेल्कम ने अपने रोजनामचे में लिखा है कि किसी तरह धोखेबाजी से, झूठ बोलकर और साजिशों द्वारा उसे इस बार ब्रिटिश भारतीय सरकार और ईरान सरकार के बीच फिर से मित्रता का संबंध कायम करने में सफलता प्राप्त हुई। उधर जिस समय की एच जोन्स ने ईरान के साथ यह संधि की थी कि ईरान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई में अंग्रेज़ किसी तरह का दखल नहीं देंगे, ठीक उसी समय एक दूसरे अंग्रेज़ एल्फिंस्टन को अफ़गानिस्तान इसलिए भेजा गया कि अफ़गानिस्तान के बादशाह के साथ इस विषय की संधि कर लें कि यदि ईरान अफ़गानिस्तान पर हमला करेगा तो अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान की मदद करेंगे। निसंदेह एक और मुस्लिम ईरान को अफ़गानिस्तान के विरुद्ध भड़काना और दूसरी ओर मुस्लिम अफ़गानिस्तान को ईरान के हमले के विरुद्ध मदद देने का वादा करना, यह पाश्चात्य कूटनीति का एक खासा सुंदर नमूना है। वास्तव में रूस और फ्रांस के हमले से अपने नए भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेज़ों को ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों को एक दूसरे से लड़ाई रखना आवश्यक प्रतीत होता था। अंग्रेज़ों का भारतीय साम्राज्य निकटवर्ती अफ़गानिस्तान के बादशाहों या वहाँ की प्रजा को कभी भी नहीं फला। मार्क्वेस वेलेस्ली के समय से लेकर अफ़गानिस्तान को गुप्त षड्यंत्रों, आपसी लड़ाइयों और हत्याओं का क्षेत्र बनाए रखना ही भारत के ईसाई शासकों ने अपनी सलामती के लिए सदा हितकर समझा और अफ़गानिस्तान की प्रजा को इस देश के सिवाय मुसीबतों और बर्बादी के कुछ और नहीं मिल सका। ईरान के अतिरिक्त लॉर्ड मिंटो ने 3 और स्वाधीन दरबारों में अपने विशेष दूत भेजे थे, एक सिंध, दूसरा पंजाब और तीसरा अफ़गानिस्तान।
इन तीनों जगहों के दूतों के कृत्यों को संक्षेप में बयान करना बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले हम सिंध के दूतों की बात करेंगे। साथियों, इस समय से पहले कंपनी का एक व्यापारी एजेंट सिंध में रहा करता था। सन 1802 में सिंध के कारीगरों के साथ असहाय दुर्व्यवहार करने के कारण वह सिंध से निकाल दिया गया था। साथियों, सिंध का क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद 7 साल तक सिंध के साथ अंग्रेज़ों का व्यापार बंद रहा। जब लॉर्ड मिंटो ने अपना एक दूत, जिसका नाम कप्तान सीटन था, उसे सिंध की राजधानी हैदराबाद भेजा था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक हैदराबाद वर्तमान के पाकिस्तान में भी है, जो पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ आप इस मैप में देख सकते हैं, ये हैदराबाद वर्तमान के पाकिस्तान में है। सीटन ने हैदराबाद के अमीर से कहा कि अफगानिस्तान का बादशाह शाह शुजा आपको गद्दी से उतारकर आपकी जगह एक निर्वासित नरेश अब्दुल नबी को हैदराबाद की गद्दी पर बैठाना चाहता है और अंग्रेज आपकी मदद के लिए तैयार हैं। भोला अमीर तुरंत अफगानिस्तान के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ संधि करने को तैयार हो गया, किंतु अंग्रेज अफगानिस्तान के साथ भी मित्रता की संधि कर रहे थे। इसलिए हैदराबाद के अमीर ने जब संधि में यह साफ साफ शर्त रखनी चाहिए कि यदि अफगानिस्तान का बादशाह सिंध पर हमला करेगा तो अंग्रेज सिंध की मदद करेंगे। इस बात पर अंग्रेज राजदूत ने टाल मटोल कर दिया था। इसी समय ईरान के कुछ दूत हैदराबाद के दरबार में ठहरे हुए थे। इन दूतों ने ईरान की ओर से अफगानिस्तान के विरुद्ध हैदराबाद के अमीर को सहायता देने का वादा कर लिया। यहाँ तक कि एक ईरानी सेना सिंध की सहायता के लिए ईरान से चल भी दी थी। इस बीच में अब्दुल नबी मर गया। शाह शुजा कई तरह की मुसीबतों में फंस गया और उसकी ओर से सिंध का डर बिल्कुल जाता रहा। ईरानी सेना का सिंध आना भी अंग्रेज गवारा नहीं कर सकते थे। कप्तान सीटन ने अब फौरन सिंध के अमीरों के साथ इस विषय की एक संधि कर ली कि सिंध के शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेज सिंध को मदद देंगे और अंग्रेजों के शत्रुओं के विरुद्ध सिंध के अमीर अंग्रेजों को मदद देंगे। इस संधि के आधार पर ईरानी सेना ईरान लौटा दी गई, किंतु यह संधि भी अंग्रेजों और अफगानिस्तान के मित्रता के साफ विरुद्ध जाती थी। इसलिए कप्तान सीटन द्वारा स्वीकार कर लेने पर भी लॉर्ड मिंटो ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। मिंटो ने अब एक दूसरे अंग्रेज, जिसका नाम स्मिथ था, उसे बम्बई से सिंध भेजा। स्मिथ 8 अगस्त सन 1809 को हैदराबाद पहुंचा। अमीर को समझा बुझाकर कप्तान सीटन वाली संधि रद्द कर दी गई और 23 अगस्त सन 1809 को कंपनी और सिंध के अमीरों के बीच एक नई संधि हो गई, जिसमें दोनों सरकारों के बीच सदा के लिए मित्रता और एक दूसरे के साथ व्यापार का संबंध कायम किया गया। यह तय हुआ कि सिंध के वकील अंग्रेज़ों के यहाँ और अंग्रेज़ों के वकील सिंध में रहा करें और फ्रांसीसियों को सिंध में रहने की इजाज़त न दी जाए। दिखलाया यह गया कि इस संधि का उद्देश्य केवल फ्रांसीसियों को विरुद्ध सिंध के साथ मित्रता करना है, किंतु वास्तविक उद्देश्य था अफगानिस्तान से सिंध को फोड़ना और सिंध की सब खबरें रखने और सिंध में आइंदा अपनी साजिशों का जाल पूरने के लिए वहाँ एक स्थायी एजेंसी कायम करना। साथियों, अंग्रेज़ों की इन नीतियों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।